हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमे के ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे आईसी इंजन और न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। तो आपको पता है बीच में आरसीएफएल का एग्ज़ाम आ गया, एनएलसी वगैरह का एग्ज़ाम आ गया। तो उससे पहले एसएससी जेई था। तो उनकी सीरीज़ में हम थोड़ा सा ज़्यादा खो गए और आईसी इंजन को, आर एस खुरमी को थोड़ा भूल गए थे। पर फिर से याद आ गई है। और विजाक स्टील के एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम है, तो उस टाइम फ्रेम में हम कोशिश करेंगे आर एस खुरमी को जितने से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम इस बुक को ख़त्म करें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दूंगा। इसी वजह से मैंने इस सीरीज़ को तब नहीं चलाया क्योंकि तब थोड़ा शेड्यूल टाइट था और मैं नहीं चाहता कि देखिए बाकी सारे एग्ज़ाम्स आते रहते हैं पर ये आर एस खुरमी की जो सीरीज़ है वो आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगी। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मैं इसके एक्सप्लेनेशन देने में कहीं भी थोड़ी सी कमी रखूँ। तो इसी वजह से मैंने इसको पॉज कर दिया था, पर अब थोड़ा सा टाइम है तो फिर इसको भी चालू करेंगे। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एसएससी जेई, स्टेट पीएससी पीएसयूज, और जो लोग इस सीरीज़ को रेगुलरली देखते हुए आए हैं उनको पता है आरसीएफएल के एग्ज़ाम में, एनएलसी के एग्ज़ाम में, एसएससी जेई के एग्ज़ाम में और विजाक स्टील के भी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। जब मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा था मैंने वेरिग्नॉन थ्योरम पढ़ाई थी, आई काफ़ी सारे एग्जाम में आई। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन जैसे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होगा तो हाई हेड आपको नहीं चाहिए, हाई फ्लो रेट होता है उसमें, लो हेड होता है। इस टाइप के जो आपकी जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस बुक में भर भर के दिखेंगे। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, पीएसयूज और एसएससी जेई, एई जेई जैसे वाले एग्जाम, पीएसयूज के एग्जाम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल पे इसकी नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहेगी, इसको ज्वाइन कर लेना। और आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वेरिग्नॉन थ्योरम के क्वेश्चन आए थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस आपको जितने भी दिखते हैं ना कि ये बताओ मोमेंट, ऐसा एक बीम है इधर मोमेंट चिपका दिया, बताओ कैसा होगा आपका डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस तरीके का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा, रेक्टेंगल, उस टाइप के क्वेश्चंस। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पता है कोई सा भी मीटर हो, कुछ भी हो ना, प्रेशर से रिलेटेड, प्रेशर मेजरमेंट, आपको सारे क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स में दिखेंगे। हाइड्रोलिक मशीन्स के क्वेश्चंस, ठीक है, टरबाइन, कौन सा हेड के लिए कौन सी टरबाइन ज़रूरी है, कौन सी स्पेसिफिक स्पीड पे ज़रूरी है, सारे क्वेश्चंस है ना। वेलोसिटी रेशियो कब कितना होगा मैक्सिमम आपकी एफिशिएंसी के लिए, वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स, देखिए पीएसयूज में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, पीएसयू में आपने देख लिए है ना। आपके पास कम टाइम था, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, आपका टेक्निकल लेंदी नहीं आया। मैं मान सकता हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन लेंदी आया था एनएलसी के एग्जाम में, पर आपका टेक्निकल लेंदी नहीं आया। आरसीएफएल में भी आपका टेक्निकल में टाइम बच गया होगा, भले साला वो टाइम आप यूटिलाइज नहीं कर पाए नॉन टेक में, पर टेक्निकल लंबा नहीं आया था। वो क्यों नहीं आया था? क्वेश्चंस यहीं से आते हैं भैया, इसी पैटर्न पे बनते हैं। स्टीम बॉयलर, पूरा का पूरा आरसीएफएल का एग्जाम का 30% तो आप स्टीम बॉयलर, स्टीम नोजल यहीं से देख लो, 30% इन दोनों टॉपिक से था। और ये टॉपिक बड़े नहीं है भैया, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। सेम चीज़ आईसी इंजन के साथ भी है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, पर क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। इस सीरीज को फॉलो करोगे तो भैया नंबर अच्छे आएंगे, इसकी गारंटी तो है। एक सुपर चार्ज इंजन है, उसको कंपेयर करेंगे एक ऑर्डिनरी इंजन से जिसमें सुपर चार्जिंग वगैरह की नहीं है। तो देखो, सुपर चार्जिंग जब कर दी मतलब मैंने डेंसिटी बढ़ा के भेजी। जब डेंसिटी बढ़ा दी तो आप, जब डेंसिटी बढ़ा दी, डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम होता है। सेम वॉल्यूम पे मेरा मास बढ़ गया, ठीक है। और अगर मुझे मास सेम चाहिए, सेम ही मास चाहिए, ज़्यादा मास नहीं चाहिए, जितना था पहले उतना ही चाहिए, तो वॉल्यूम में कम कर सकता हूँ, ठीक है ना। वॉल्यूम में कम कर सकता हूँ, तो वॉल्यूम कम हो जाएगी तो सिलेंडर का साइज कम हो जाएगा, तो इंजन कैसा बन जाएगा? लाइटर बन जाएगा। रिक्वायर्स स्मॉलर फाउंडेशंस, ओके, आपको पता ही चल गया। कंज्यूमिंग लेस ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ज़्यादा छोटी सरफेस है, ज़्यादा बड़ी सरफेस नहीं है, छोटी सरफेस है, छोटा इंजन है, तो कंज्यूम करेगा लेस ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। सारे ही ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नॉर्मल C10? तो नॉर्मल C10 के बारे में, एक स्टैंडर्ड फ्यूल है यूज टू नॉक रेटिंग द डीजल इंजन, बिल्कुल सही, नॉर्मल C10 यूज करते हैं, C10 नंबर आता है, याद है। केमिकल नेम क्या है? नॉर्मल हेक्सेन, और एक लॉन्ग कार्बन चेन है, स्ट्रक्चर है इसका, सारे के सारे सब कुछ सही है।
द पर्पस ऑफ टेस्टिंग इंटरनल इंजन की टेस्टिंग करके हमें क्या मिलेगा, इंटरनल इंजन की टेस्टिंग करके डिटरमाइन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन से जो नहीं पता चल सकता वो आपको कैसे पता चलेगा, आपकी जो टेस्टिंग करने से। देखो बहुत सारी चीज़ें आप कैलकुलेशन से निकाल लोगे, जैसे कि वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है निकाल लोगे, ठीक है, पर प्रेशर कैसे निकालोगे? प्रेशर मेजर किया जाता है, कैलकुलेट नहीं किया जाता। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होते हैं, सेंसर्स होते हैं, उनसे मेजर किया जाता है, ठीक है, कैलकुलेट नहीं किया जाता। वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, जो डेटा हुआ है उसको डिज़ाइन में यूज़ कर लो। प्रेशर तो सर मैंने निकाल लिया, प्रेशर का क्या करूँगा? सिलेंडर की डिज़ाइन कहाँ से होगी? हूप स्ट्रेस से, पी आर बाय टी, है ना, पी आर बाई टी आपकी क्या होगी? हूप स्ट्रेस। पी आर बाई 2t आपकी क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसके बाद कहीं आपने अगर स्फेरिकल शेप यूज़ कर लिया तो वहाँ पे पी आर बाई 2t, यहाँ से क्या निकाल लोगे? शेयर स्ट्रेस निकाल लोगे, फेल्यूर थ्योरीज डिफाइन कर लोगे। तो यहाँ से ये जो डेटा है इसको डिज़ाइन कर लोगे, क्या? सिलेंडर की डिज़ाइन, जो कि आपको वैलिडेशन और विच में भी जहाँ पे आपको डाउट हो तो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। सेटिस्फाई कस्टमर रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन। आपने टेस्टिंग कर ली तो आपको सब पता चल गया भैया कितना पेट्रोल कंज्यूम कर रही है ना, बाकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट होगी कस्टमर की रिक्वायरमेंट, है ना, कि इंजन कहीं फेल तो नहीं होता। ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई वॉल्व गड़बड़ा गए, खराब हो गए, आपने तो कार बेच दी थी, अब जो कंज्यूमर खरीद के गया वो तो बोलेगा भाई हमारी तो नई कार खराब हो गई। अरे नई कार थी तो नए वॉल्व थे, बेचारे डैमेज हो गए, तो अब वो तो ये मानेगा नहीं। तो पहले ही चला के देख लो, अच्छे से अच्छा उसकी चला के देख लो, मतलब टेस्टिंग कर लो, तो आप सेटिस्फाइड हो जाओगे हर चीज़ से, ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें कन्फर्म। द इंडिकेटिव मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ अ इंजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडिकेटर डायग्राम विद द हेल्प ऑफ इंजन इंडिकेटर। तो इंजन इंडिकेटर की मदद से आप इंडिकेटर डायग्राम निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ अ डीजल इंजन हैविंग फिक्स्ड कंप्रेशन रेशियो विल बी, अगर उसका कट ऑफ रेशियो को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? कट ऑफ रेशियो की बात करो, किसी की बात करो, यहाँ लिखो v, इधर लिखो p, और यहाँ पे बोल रहा है कि फिक्स कंप्रेशन रेशियो, मतलब ये जो लाइन खींच रहा हूँ ना, ये डॉटेड लाइन और ये जो डॉटेड लाइन, इन दोनों के बीच में रहेगा। और डीजल इंजन का डायग्राम, मतलब डीजल साइकिल का डायग्राम कैसे बनता है? ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। यहाँ तक तो सब कुछ सेम गया, ये मैं गया और ये यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है यार, चलो बना देता हूँ, ये माउस की दिक्कत है थोड़ी, हाँ इधर तक। फिर उसके बाद सेम गया, बोल रहा है कि रुको, बोल रहा है कट ऑफ रेशियो को भैया डिक्रीज करो, मतलब ये जो लाइन है ना इसकी लेंथ को यहीं रोक दो, बस इतना ही रोक दो, आगे मत जाना। ओह खूबसूरती से जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से फिर वापस आ जाएंगे। देख रहे हो इसका एरिया ही घट गया। एरिया जब पीवी डायग्राम का घट गया तो क्या घट गया? वर्क डन घट गया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिकेटिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम। सेम कंप्रेशन रेशियो था, सेम कंप्रेशन रेशियो, मतलब ये जो वीएस है ये तो मेरी फिक्स थी, वीएस फिक्स्ड है, वर्क डन तुमको दिख रहा है, एरिया का जो एरिया घट गया तो वर्क डन घट गया, वीएस सेम है, क्या घटा? इंडिकेटिव प्रेशर इंडिकेटिव इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर मेरा घट गया, मीन इफेक्टिव प्रेशर घट गया। आईपी तो यार क्या होती है? इंडिकेटिव पावर होती है, इसको क्या लिखना पड़ेगा? प्रेशर इंडिकेटिव, है ना, मीन इंडिकेटिव, MEFP। ठीक है, समझ गया ना? प्रेशर की बात कर रहा था, प्रेशर पावर वो नहीं जोड़ना, तो पता चला बोलो कि सर आप गलत पढ़ा रहे थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलो फिर से लाल पे आ जाते हैं, लाल मेरे को पसंद है, काला हमको नहीं पसंद। द पावर एक्चुअली डेवलप्ड बाय द इंजन सिलेंडर ऑफ एन आईसी इंजन, जो इंजन का सिलेंडर डेवलप करता है पावर, उसको क्या कहते हैं? इंडिकेटिव पावर। इसके बाद सिलेंडर ने डेवलप की, सिलेंडर ने पिस्टन को दी, पिस्टन ने किसको दी? पिस्टन रॉड को दे दी। चलो पिस्टन रॉड ने किसको दी? क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड को दी। कनेक्टिंग रॉड ने किसने को दी? क्रैंक शाफ्ट को दी। शाफ्ट पे जो मुझे मिली उसको मैं क्या बोलूंगा? ब्रेक पावर। और सिलेंडर ने क्या डेवलप की थी? इंडिकेटिव पावर। इसको कैसे निकालूं? इसको निकालो इंडिकेटिव डायग्राम से निकालो। और ब्रेक पावर को कैसे निकालोगे? तो उसका आपके पास मेथड होता है, डायनोमीटर लगाओ, टेकोमीटर लगाओ, है ना, वहां से आप मेजर करो ना, तो ये इस तरीके से मेजर होती है। ठीक है,
दोनों का डिफरेंस कर दूंगा तो क्या मिलेगा, फ्रिक्शनल पावर। ठीक है, ब्रेक पावर बाय इंडिकेटिव पावर कर दूंगा, क्या मिलेगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी। सब चीज रिवाइज कर लो। द नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स पर मिनट फॉर अ 2 स्ट्रोक इंजन आर डैश द स्पीड ऑफ द इंजन। तो अगर 2 स्ट्रोक इंजन है, कौन सा इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन, तो उसके लिए तो आपका सेम ही होगा। अगर बोलता 4 स्ट्रोक इंजन तो 1/2 कर देते, हाफ कर देते। द नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स फॉर 4 स्ट्रोक इंजन, तो वो कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। अभी बोला, क्वेश्चन भी आ गया। इफ द स्पीड ऑफ द इंजन इज इंक्रीज, इंडिकेटिव पावर पे क्या होगा, अगर इंजन की स्पीड इंक्रीज कर रहे हो तो इंडिकेटिव पावर का क्या होगा, इंडिकेटिव पावर भी आपकी इंक्रीज करेगी। इंजन की स्पीड इंक्रीज कर दी, इंजन की स्पीड इंक्रीज की है तुमने, क्या की है, पावर इज इक्वल टू, सॉरी, इंडिकेटिव पावर इंक्रीज की है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, PALPLANK डिवाइडेड बाय 60। किस केस में, 2 स्ट्रोक इंजन के केस में। यहाँ पे N बढ़ा दिया आपने। P क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, एरिया क्या है, A क्या है, एरिया, K क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर, N क्या है, स्पीड, यहाँ पे RPM में डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे तो क्या RPS में बन जाएगी। तो N को बढ़ा दिया तो इंक्रीज करेगी आपकी इंडिकेटिव पावर। और ऑब्वियस सी बात है यार, तुम बोलोगे मतलब इंजन है, तुम गाड़ी चला रहे हो, तुमने एक्सेलेटर दाब दिया तो इसका क्या मतलब, तुमने पावर बढ़ाई तभी तो तेजी से गाड़ी बढ़ेगी, तो इंडिकेटिव पावर तो बढ़ेगी यार। इसमें तो कुछ था ही नहीं, फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं थी। खैर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इसलिए बताया। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेटेड पावर ऑफ अ मल्टी सिलेंडर इंजन विल बी सेम एज द सिंगल सिलेंडर इंजन। वो बोल रहा है कि इंडिकेटिव पावर ऑफ अ मल्टी सिलेंडर इंजन विल बी सेम ऑफ द सिंगल सिलेंडर इंजन। तो ये के का फैक्टर मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे ताली बजाने के लिए बैठा है पुजारा की तरह, नहीं, इसका मतलब फॉल्स हो जाएगा। द ब्रेक पावर इज द पावर अवेलेबल, तो ब्रेक पावर जो है वो पावर अवेलेबल है एट द क्रैंकशाफ्ट, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। 61 का बी हो जाएगा। अभी बताया था ना, क्रैंकशाफ्ट में मिलती है, जाके देख लेना वहीं होगी। ब्रेक पावर BP ऑफ द इंजन इज गिवन बाय, तो ये देखो ये फॉर्मूला, ये यहाँ से जो W निकाला ये आप डायनोमीटर से निकालते हो, ये आपका दूसरा वाला मेथड जो स्प्रिंग वाला, और ये सारे फॉर्मूले सब याद रखो, ये डायनोमीटर के फॉर्मूला है। D यहाँ पे क्या है, ये ब्रेक लोड है और डेड लोड है न्यूटन में, ठीक है। S जो है ये स्प्रिंग बैलेंस का है, ठीक है, न्यूटन में है। L जो है वो लेंथ ऑफ द आर्म है, N स्पीड होती है, D डायमीटर ऑफ ब्रेक ड्रम है, और छोटा वाला जो है रोप का डायमीटर है। ऐसा ड्रम रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक ऐसी रोप जाती है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये किसका होगा, D/2 प्लस D के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आता है आपका, मतलब D/2 प्लस छोटा D/2, इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। कैपिटल D भी ले लेते हैं, कुछ उसको छोड़ो। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी की होती है BP/IP होती है, तो आपका तो ए ऑप्शन 63 का ए का झमाझम करेक्ट हो गया। द ब्रेक पावर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिकेटिव पावर। अच्छा, तो ये कह रहा है कि ब्रेक लॉस होने के बाद जो पावर ब्रेक पावर मिलती है वो इंडिकेटिव पावर से भी ज़्यादा है। बोलेंगे हट, गलत, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 164 का बी। फ्रिक्शनल पावर जो होगी वो क्या होगी, IP माइनस BP। फ्रिक्शनल पावर जो होगी IP माइनस BP, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की, ठीक है। द रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट ही आवर टू हीट ऑफ द BP फ्यूल इज टर्म्ड एज ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। मतलब हीट इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट आवर टू द हीट ऑफ द फ्यूल पर BP। ये तो डेफिनेशन की तरह दिख रही है, किसकी, ब्रेक पावर की। क्यों, नीचे क्या है, पर ब्रेक पावर है तो ब्रेक पावर हो जाएगी, इसकी जगह IP होती तो इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी होती, ठीक है। द रेशियो ऑफ द वर्क ऑब्टेन्ड एट द क्रैंकशाफ्ट, जो वर्क ऑब्टेन्ड हुआ क्रैंकशाफ्ट पे इन अ गिवन टाइम टू द एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग द टाइम। ब्रेक क्रैंकशाफ्ट में क्या मिलती है मुझे, क्रैंकशाफ्ट में मुझे मिलती है ब्रेक पावर, ठीक है। और जो एनर्जी सप्लाइड की, ठीक है, जो एनर्जी सप्लाइड की वो काय से मिली, फ्यूल से मिली। तो ये क्या बता रही है, ये डेफिनेटली हमें बता रही है ओवरऑल एफिशिएंसी, ये हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है।
इंडिकेटिव एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग द सेम टाइम। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फ्यूल की वजह से जो बर्न करने को मिली, और ये हो जाएगी ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो पाएगी नहीं, यहाँ पे ब्रेक पावर तो है, तो फिर ये इंडिकेटिव नहीं हो सकती। मैकेनिकल एफिशिएंसी ब्रेक पावर बाय ये हो सकती, तो बचेगी ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटिव पावर, तो ये तो हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है। और नेक्स्ट बात करूँ 69 का, तो द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाती है रिलेटिव एफिशिएंसी। ठीक है, रिलेटिव एफिशिएंसी है, ये भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। मैंने देखा है आजकल के जो रिसेंट के एग्जाम्स हैं उसमें इस टाइप की डेफिनेशन पूछ ली है, तो इस टाइप की डेफिनेशंस भी याद रखो यार, ये पूछी जा सकती हैं। ये नया ट्रेंड बना है, ये नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं, कहाँ से क्या पूछ लूँ, सब तो पुराना हो गया, प्रीवियस ईयर बुक उठा लो उसमें सब क्वेश्चन रिपीट दिखते हैं, तो ऐसे चीज़ें ढूंढते रहते हैं, एक हाथ तो डाल देते हैं। तो ये जो अब क्या है ना कि अब बंदा होशियार हो गया, अब उसने सारे कंसेप्ट सीख लिए, जब वो पूरा कंसेप्ट पे उसने दिमाग लगा दिया तो वो रटाई चीज़ें भूल जाता है। जैसे इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी का रेशियो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का बताओ। अब अगर वो बंदा, अगर देखो, अगर आपसे कोई दिमाग की चीज़ पूछना चाह रहा है जिसमें आपका कंसेप्ट लगे, तो बोलेगा एक काम करो, रिलेटिव एफिशिएंसी मत बताओ, ये नहीं पूछेगा बताओ रिलेटिव एफिशिएंसी क्या है, वो पूछेगा एक काम करो, इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी का रेशियो बताओ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी से। मतलब क्या, वो ये नहीं जानना चाहता कि आप जानते हो इस रेशियो के बारे में कि नहीं, वो आपसे ये जानना चाहता है आपको न्यूमेरिकल में देके कि आप कंसेप्ट जानते हो कि नहीं, इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी किस तरीके से निकलती है जानते हो कि नहीं, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी किस तरीके से निकलते हो ये जानते हो कि नहीं, ये पूछना चाह रहा है। पर नहीं, हमारे पीएसयू के एग्जाम्स में क्या पूछेंगे, झंड तरीके से पूछ लेंगे, रिलेटिव एफिशिएंसी के रेशियो बता दो क्या होता है, ये पूछ लेंगे, निकालो नहीं बस बता दो दूर दूर से ऊपर से। ऐसा तो घटिया एग्जाम्स होने लग गए। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द 3 बेसिक टाइप ऑफ इंजन। 3 बेसिक टाइप ऑफ इंजन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, मतलब घटते हुए कम में। सबसे ज्यादा कौन किस में होगा, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली जो अपने डीजल इंजन होते हैं कंप्रेशन इग्निशन, फिर 4 स्ट्रोक की, फिर 2 स्ट्रोक एसआई इंजन की। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक इंजन से आपको पता ही है थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कंप्रेशन इग्निशन की। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द ब्रेक पावर ऑफ अ डीजल इंजन कीपिंग अदर पैरामीटर कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज। ब्रेक पावर इंक्रीज करनी है तो कैसे करो, डेंसिटी को डिक्रीज करोगे क्या, बिल्कुल नहीं करना। इंक्रीज कर दोगे क्या, इंटेक प्रेशर, रुक जाओ, इंक्रीज कर दो प्रेशर ऑफ द इंटेक, हाँ ये सही है। यहाँ पे क्या की, सुपर चार्जिंग करी, तो ये सही है। और डिक्रीजिंग कर दोगे तो ये तो घटिया है, नहीं करो। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना है, गर्म हवा नहीं डालनी, प्रेशर बढ़ा के डालना है। ठीक है, प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप तो कहोगे सर मोटिव वही नहीं था, मोटिव टेम्परेचर बढ़ाना नहीं था, मोटिव प्रेशर बढ़ाना था। अब प्रेशर बढ़ाते समय अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है कंप्रेसर के अंदर, तो दैट्स नॉट माई इंटेंशन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वुड रिड्यूस द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ अ वर्टिकल कंप्रेशन इग्निशन इंजन। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को कौन रिड्यूस करेगा, एफिशिएंसी बंधु तब रिलीज हो, जो आपकी जो यहाँ पे डिक्रीज होगी, जब इनलेट वाल्व क्लोज हो जाए बिफोर बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर से पहले ही इनलेट वाल्व क्लोज हो गया। जब क्लोज हो गया तो गैस आ नहीं पाई, जब गैस आ नहीं पाई तो क्या होता है, वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम जो इंटर हुई डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम जो इंटर हुई वो तो पूरी हो ही नहीं पाई, वीएस खत्म हुई नहीं, पहले ही वॉल्व बंद हो गया, ये तो नुकसान हो गया। तो फिर नुकसान जिसमें हुआ वही हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करो, एज कंपेयर टू एयर स्टैंडर्ड साइकिल इन एक्चुअल वर्किंग द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन इन स्पेसिफिक स्पीड इज 2। तो इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन पूछ रहा है, तो जो इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन वो रिड्यूस कर देंगे मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो आपका जो मैक्सिमम प्रेशर है और मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में कैसे बताऊं, एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब आपका टेम्परेचर वगैरह बढ़ता है ना, इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस होंगे ही, तो स्पेसिफिक हीट जो है वो आपकी सीपी की वैल्यू बढ़ जाती है। जब सीपी की वैल्यू बढ़ गई तो ये क्या करती है कि मान लो सेम हीट दी, क्यू हीट दी, क्यू इज इक्वल टू एम सी पी डी टी होता है। ठीक है, अब सीपी बढ़ गई और सेम हीट थी तो टेम्परेचर
कम हो जाएगा। जब कम टेम्परेचर कम हुआ मतलब टी मैक्स माइनस टी, तो या टी बड़ा वाला माइनस टी छोटा वाला, तो बड़ा वाला टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा, तभी तो डिफरेंस क्या होगा, घटेगा। मास तो जितना आएगा उतना ही रहेगा, सीपी की वैल्यू फोकट में बढ़ गई, ठीक है, तो इस वजह से होता है। सेम आपने देखा होगा, चलो थोड़ा आरएसी भी देख लेते हैं। आरएसी तुमने आरएस खुरमी मुझसे नहीं पढ़ा, चलो बता देते हैं कि हमको वो भी आता है। देखो वीसीआरएस जो साइकिल होती है ना, वीसीआरएस साइकिल होती है, ड्रॉ करके बताता हूँ। ये इस तरीके से, फिर ये कंप्रेसर से कंडेंसर में गई, यहाँ पे थ्रॉटलिंग हो गई। तो हम चाहते हैं कि सीपी जो वेपर के केस में हो ना, वो हो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा। सीपी वेपर के केस में क्या होगा, जब ज़्यादा होगा ना, तो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा हीट भी दोगे ना, ज़्यादा हीट भी मिल गई, तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों, सीपी वेपर बढ़ गई, सीपी वेपर क्या है, बढ़ गई, तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो हमारे पार्ट्स डैमेज नहीं करेंगे, ठीक है, पार्ट्स डैमेज नहीं होंगे, है ना, उसकी ज़्यादा नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। और आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वर्क डन भी ज़्यादा होगा, कंप्रेसर का वर्क भी ज़्यादा होगा, और वो हम चाहते नहीं है, तो दोनों फैक्टर रहते हैं। ऑन द अदर हैंड हम चाहते हैं ऐसा रेफ्रिजरेंट जिसकी सीपी लिक्विड जो हो वो आपकी कम से कम हो। सीपी लिक्विड जब हमारी कम होगी, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, अब टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा नीचे जाएगा, ये लाइन ज़्यादा नीचे जाएगी। अब सोचो अगर ये इतनी नीचे जाती तो आपको यहाँ पे मिलती, और ये जो डिस्टेंस है ये एक तरीके से एंथैल्पी को मान लो वो कर रहा है। एंथैल्पी क्या बताएगा, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेगा। पर ये इतनी ज़्यादा चली गई तो अब एंथैल्पी देख रहे हो इतनी ज़्यादा वाली आएगी, मतलब ये जो एंथैल्पी है वो बढ़ गई। और ये एंथैल्पी क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, मतलब मैंने अपना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा लिया। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इन कंप्रेसर ही क्या मेरा होता है, सीओपी होता है। और जो वर्क डन इन कंप्रेसर था वो मैंने कम कर लिया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा लिया, तो मेरा सीओपी बढ़ गया। और सीओपी बढ़ाने की तो पूरी जद्दोजहद है, समझ गए, ये कहानी है। देख रहे हो कहाँ से कहाँ रिलेट हो गई। थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट इसीलिए कहे जाते हैं बच्चा, यूनिवर्सल हैं। लॉस्ट इन स्पेस में भी कहा था, यहाँ पे भी कह रहे हैं। अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम of charge admitted at NTP to swept volume of the piston is called volume at NTP to the swept volume। तो ये क्या हो जाती है हमारी, ऑब्वियसली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो जाती है, एक्चुअल वॉल्यूम जो एडमिट हुई टू द स्वेप्ट वॉल्यूम हमारी, तो ये हो जाएगी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। 74 का हो जाएगा हमारा सी। द ओवरऑल एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो, the overall efficiency is defined as the ratio of the work available at the crankshaft to the in a given time to the energy supplied during the time। तो ये तो अभी हमने देखा था, ये ट्रू है ना, पहले भी देख चुके हैं। ये कहाँ थी, एक आध दो क्वेश्चन पीछे थी, इससे पीछे नहीं, इससे पीछे ये ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है, तो ये सेम चीज़ है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है, बाकी के क्वेश्चन देखने के लिए इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।